हिमाचल की चोटियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी थी, लेकिन मनाली की उन तंग निचली गलियों में सिर्फ कीचड़ और कड़वी ठंड थी। एक छोटा सा लकड़ी का मकान, जिसकी छत से बर्फ का पिघला हुआ पानी लगातार टपक रहा था, यही वेदिका की दुनिया थी। बाहर का तापमान सोने से नीचे था, लेकिन वेदिका के अंदर बदले की आग झुलसा देने वाली थी। उसने एक पुराने संदूक से अपनी माँ की दी हुई एक ऊनी शॉल निकाली और खुद को लपेट लिया। आईने में देखते हुए उसने अपने चेहरे पर हल्की लाली लगाई, ताकि वह बीमार और बेबस न लगे। आज उसे एक बड़े होटल में पेट डेट पर जाना था। बेदू, ओ बेदू, जरा कोयला डाल दे अंगीठी में। मैनेजर साहब आते ही होंगे, उनके लिए कहवा बनाना है। बिस्तर पर लेटी दादी ने कांपते हाथों से हवा में कुछ टटोला। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था और याददाश्त में अल्जाइमर का धुंधलका। वे आज भी खुद को उसी आलीशान हवेली की मालकिन समझ रही थीं, जो बरसों पहले उनसे छीन ली गई थी। उन्हें याद नहीं था कि उनका बेटा मारा जा चुका है और वे एक दाने दाने को मोहताज हैं। उन्हें बस वह मैनेजर याद था, जिसका नाम लेते ही वेदिका का खून खौल उठता। दादी, कोई साहब नहीं आने वाले, आप सो जाइए, वेदिका ने रुंधे गले से कहा। तभी रसोई से बुआ बाहर आई। उनके हाथों में फटी हुई दस्ताने थे। वेदिका, बाहर बर्फबारी तेज हो रही है, रहने दे आज, मत जाओ उस होटल में। नहीं बुआ, अगर मैं आज नहीं गई तो कल दादी की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, और उन बच्चों की स्कूल की फीस। मुझे जाना ही होगा। वैसे भी सुना है आज उस होटल में शहर के कुछ बड़े रईस आने वाले हैं। शायद उनमें से कोई मुझे उस कातिल तक पहुंचा सके, वेदिका ने ठंडे लहजे में कहा, और अपना बैग उठाकर बर्फबारी के बीच निकल पड़ी। मनाली की उस बर्फीली शाम में होटल स्नो कैसल के बाहर की ठंड हड्डियों तक को जमा रही थी। वेदिका कश्यप ने अपने पुराने कोट के कॉलर को ऊपर किया और एक गहरी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जो हर बार किसी नए क्लाइंट से मिलने से पहले होती थी। वह एक पेड डेट गर्ल थी। लोग उसे पैसे देते थे ताकि वह उनके साथ शाम बिताए, अच्छी बातें करे और उनके अकेलेपन को कम करे। हालांकि उसकी एक सख्त शर्त थी, कोई शारीरिक संबंध नहीं। वह सिर्फ एक खूबसूरत साथ बेचती थी, खुद को नहीं। होटल के अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र टेबल नंबर 7 पर टिक गई। वहाँ वेदांत चौहान बैठा था। वह दिखने में किसी रईस खानदान का चिराग लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। नमस्ते, मैं वेदिका हूँ, उसने मेज के पास पहुंचकर शालीनता से कहा। वेदांत ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी नज़रों में वह हवस नहीं थी, जो अक्सर वेदिका के दूसरे क्लाइंट्स की आंखों में होती थी। बैठो वेदिका, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। वेदिका उसके सामने बैठ गई और अपनी बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। माफ़ी चाहती हूँ, बाहर बर्फबारी ज़्यादा थी। तो बताइए, आज की शाम आप कैसे बिताना चाहेंगे, बातें करके या बस खामोशी के साथ? वेदांत ने कॉफी का घूंट लिया और धीरे से कहा, मुझे बातें करना पसंद है, खासकर उन लोगों से जिनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ हो। सुना है तुम इस काम में बहुत माहिर हो, लोगों का मन बहलाने में। वेदिका को उसकी बात चुभी, पर उसने चेहरे पर सिकन नहीं आने दी। ये मेरा पेशा है मिस्टर चौहान, मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, ताकि घर का चूल्हा जल सके। वेदांत ने मेज पर नोटों की एक गड्डी रखी। यह रकम उसे एक शाम की फीस से कहीं ज्यादा थी। वेदिका की आंखें फैल गईं। यह बहुत ज्यादा है, यह सिर्फ आज की शाम के लिए नहीं है। वेदिका, वेदांत ने झुककर उसकी आंखों में देखा, मुझे अगले कुछ हफ्तों के लिए एक कंपेनियन चाहिए। मुझे अपने घर जाना है, हिमाचल के एक पुराने इलाके में, और मुझे वहाँ अकेले जाना पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ चलोगी, एक पेड पार्टनर बनकर? दुनिया की नज़रों में तुम मेरी पसंद होगी, और मेरी नज़रों में तुम बस एक एम्प्लाई। वेदिका का दिल जोर से धड़का। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। दादी की गिरती सेहत और बुआ की बढ़ती चिंताएं उसे हर पल कचोटती थी। लेकिन एक अनजान आदमी के साथ उसके घर जाना, मैं मैं ऐसी डेट्स पर बाहर नहीं जाती, वेदिका ने हिचकिचाते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शर्तों को जानता हूँ। हमारे बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होगा जिसके लिए तुम तैयार ना हो। वेदांत ने फाइल बंद की। बस कुछ दिन मेरे उस पुराने पुश्तैनी घर में बिताने हैं। तुम्हें वहाँ की रानी बना कर रखूंगा, और बदले में तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। होटल के उस कोने में पसरी खामोशी वेदिका को असहज कर रही थी। मेज पर रखी नोटों की वह गड्डी उसे किसी लालच की तरह नहीं,
बल्कि एक अपमान की तरह लग रही थी। माफ कीजिएगा मिस्टर चौहान। वेदिका ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक कपकपी थी, पर नजरों में डर था। शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैं लोगों के साथ शाम बिताती हूँ, उनसे बातें करती हूँ ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं किसी अजनबी के साथ सैर छोड़कर उसके घर कभी नहीं जाती। वेदांश ने अपनी ठंडी आंखों से उसे देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी तंगहाली में रहने वाली लड़की इतने बड़े ऑफर को एक पल में ठुकरा देगी। वेदिका, भावनाओं में बहकर फैसला मत करो। मैंने तुम्हारी शर्तों के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा ना, हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। शर्तों की बात नहीं है सर, बात भरोसे की है। वेदिका ने अपना पुराना बैग कंधे पर टांगा। मैं आपको नहीं जानती, और पैसे के दम पर आप मेरा साथ खरीद सकते हैं, मेरा वक्त खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी आबरू और मेरा फैसला नहीं। आज की डेट के लिए आपने जो एडवांस दिया था वो काफ़ी है। गुड नाइट। वेदिका तेजी से मुड़ी और रेस्टोरेंट के बाहर की ओर बढ़ने लगी। बर्फीली हवा ने उसके चेहरे पर थपेड़ा मारा, पर उसे सुकून था कि उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वेदांश पीछे से आया और उसे आवाज दी, वेदिका रुको। वेदिका नहीं रुकी। वह बर्फ पर तेज कदमों से चलने लगी। वेदांश ने भागकर उसका रास्ता रोका। हटो मेरे रास्ते से, वेदिका ने चिल्लाकर कहा। उसका हाथ अनजाने में अपने बैग के उस छोटे खंजर की ओर गया। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, वेदांश ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब व्यापार नहीं, बल्कि एक अजीब सी विनती थी। मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, पर यकीन मानो, मुझे तुम्हारी जरूरत सिर्फ एक पेट गर्ल की तरह नहीं है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे हिमाचल के उन पहाड़ों की समझ हो, जो वहाँ के रसूखदारों के बीच खड़ी रह सके। और तुम उन सबकी असलियत जानती हो। वेदिका ने उसे शक्की निगाहों से देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी नहीं। वेदांश ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरा नंबर है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दादी की दवाइयाँ और तुम्हारे घर की छत उस स्वाभिमान से ज्यादा जरूरी है जो तुम्हें भूखा रख रहा है, तब मुझे कॉल करना। मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। वेदिका ने कार्ड नहीं लिया और ठिठुरती ठंड में अंधेरे की ओर बढ़ गई। वेदांश वही खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे पता था कि वेदिका मना करेगी, पर उसे यह भी पता था कि किस्मत उसे वापस खींचकर उसके पास ही लाएगी। होटल की जगमगाहट पीछे छूट चुकी थी। वेदिका जब अपने मोहल्ले की ढलान वाली तंग गली में पहुंची, तो वहां की कीचड़ और अंधेरे ने उसका स्वागत किया। उसने अपने दस्तानों को आपस में रगड़ा ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। वेदिका जब अपने घर पहुंची तो वहां सन्नाटा नहीं था। हीटर की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही थी। नव्या बुआ मेज पर बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही थी, और बगल में अमायरा और आर्यन अपनी ड्राइंग बुक्स लेकर बैठे थे। घर छोटा था, लेकिन वेदिका ने अपनी मेहनत की कमाई से उसे रहने लायक बनाया था। दीवारों पर अच्छी पेंटिंग्स थी, और फर्श पर एक साधारण सा कालीन भी बिछा था। वेदिका एक पेट डेट गर्ल के तौर पर शहर के रईस इलाकों में जानी जाती थी। उसकी शालीनता और बातचीत करने का सलीका उसे दूसरों से अलग बनाता था, और इसी वजह से उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। बुआ मैं आ गई, वेदिका ने अपना महंगा सा हैंडबैग सोफे पर रखते हुए कहा। नव्या बुआ उठी और उसके पास आई। उनकी उम्र अभी महज 35 साल की थी, और उनके चेहरे पर एक संघर्षपूर्ण सुंदरता थी। आज जल्दी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बुआ, बस एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, वेदिका ने अपनी थकावट छिपाते हुए कहा। उसने पर्स से कुछ नोट निकाले और मेज पर रख दिए। यह रख लीजिए, राशन और बिजली के बिल के लिए। पैसे बुआ को थमाने और घर की जरूरी बातें करने के बाद वेदिका अपने कमरे में चली आई। उसने भारी मन से अपना बैग मेज पर रखा और खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बर्फ को देखने लगी। कमरे की ठंडी हवा और बाहर का सन्नाटा उसे फिर से उन्हीं यादों में ले जा रहा था जहाँ से वह भागना चाहती थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नव्या बुआ अंदर आई। उन्होंने हाथ में चाय के 2 गर्म प्याले पकड़े हुए थे। उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया ताकि दादी या बच्चे उनकी बातों में खलल न डालें। चाय पिएगी? नव्या बुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, और वेदिका के पास बिस्तर पर बैठ गई। वेदिका ने पलटकर देखा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ चाय का प्याला थाम लिया। नव्या ने आज अपनी वह गंभीर बुआ वाली चादर उतार दी थी, और वह पूरी तरह से एक सहेली के अंदाज में थी।
नव्या बुआ बिस्तर पर पैर समेट कर बैठ गईं और चाय का एक घूंट लिया। 35 की उम्र में भी उनकी सादगी में एक अलग ही कशिश थी। उन्होंने वेदिका की तरफ देखा, जो चुपचाप अपने हाथ गर्म कर रही थी। आज की शाम काफी लंबी नहीं हो गई? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे तू कहीं और खोई हुई है। काम का ज्यादा बोझ तो नहीं ले रही है तू? वेदिका ने अपनी बुआ की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं बुआ, बोझ नहीं है, बस सोच रही थी कि आने वाले हफ्ते में 2-3 दिन अच्छी डेट्स मिल जाएं तो दादी का जो नया इलाज शुरू होना है उसका खर्च आराम से निकल आएगा। नव्या ने अपनी चाय का खाली प्याला मेज पर रखा और वेदिका के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उन्होंने गौर किया कि वेदिका की उंगलियां अभी भी ठंडी थीं, शायद थकान से या शायद उस खामोशी से जो वह ओढ़े हुए थी। बस कर अब, नव्या ने बहुत कोमलता से कहा। घर के खर्च, राशन, बिजली का बिल और दादी की दवाइयाँ, ये सब बातें तो रोज होती हैं और होती रहेंगी। अब तू घर की मुखिया बनकर नहीं, मेरी सहेली बनकर बात कर। अपने बारे में बता वेदिका। वेदिका ने कुछ कहना चाहा, पर नव्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझसे नजरें मत चुरा। मैं तुझे तब से जानती हूँ जब तू इतनी सी थी। तू सबकी जरूरतें पूरी करते करते अपनी जरूरतें भूल गई है। 23 साल की उम्र में लड़कियां अपने सपनों, अपनी पसंद और अपनी उलझनों की बातें करती हैं, और तू बस एक हिसाब की किताब बनकर रह गई है। नव्या थोड़ा और करीब खिसक आई। बता मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या तू वाकई इस काम से खुश है, या फिर ऐसी कोई बात है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? तू थक गई है ना वेदिका? वेदिका की आंखों में एक पल के लिए नमी चमकी। बुआ के इन शब्दों ने जैसे उसके अंदर के उस बांध को छू लिया जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बना रखा था। उसने अपना सिर नव्या की गोद में रख दिया और एक गहरी कांपती हुई सांस ली। कभी कभी लगता है बुआ कि मैं भाग रही हूँ, वेदिका ने धीमी आवाज में कहा। पर कहाँ जा रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता। लोग मुझसे मिलते हैं, घंटों बातें करते हैं, अपनी खुशियाँ और दुख साझा करते हैं, पर उस समय मैं कहीं नहीं होती। मैं तो बस उनके लिए किरदार होती हूँ, जिसे उन्होंने कुछ घंटों के लिए किराए पर लिया है। कभी कभी खुद का असली चेहरा देखने में भी डर लगता है। नव्या ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। तू दूसरों के अकेलेपन को भरने की कोशिश करती है, पर तेरा अपना खालीपन कौन भरेगा? क्या कोई ऐसा नहीं है जिसे तू बिना किसी फीस या बिना किसी काम के अपने दिल की बात कह सके? वेदिका खामोश रही। उसे याद आया कि कैसे वह आज उस 28 साल के अजनबी के सामने कुछ पल के लिए ठिठक गई थी, पर उसने उस बात को अभी भी जुबान पर नहीं आने दिया। वेदिका ने नव्या बुआ की गोद से सिर उठाया और अपनी आंखों के कोनों को जल्दी से साफ किया। वह नहीं चाहती थी कि यह बातचीत उसे और कमजोर बना दे। उसने एक झूठी लेकिन प्यारी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई। बुआ, आप भी ना बहुत ज्यादा फिल्मी हो रही हैं, वेदिका ने हल्का सा हंसते हुए कहा और बिस्तर से खड़ी हो गई। सच तो यह है कि मैं बस बहुत थक गई हूँ। कल सुबह जल्दी उठना है, एक क्लाइंट के साथ नाश्ते पर मीटिंग है। अगर अभी नहीं सोई तो कल चेहरे पर काले घेरे, डार्क सर्कल दिखेंगे और मेरा काम खराब हो जाएगा। नव्या ने उसे गौर से देखा। वह जानती थी कि वेदिका बात को टाल रही है, लेकिन उन्होंने भी उसे और कुरेदना ठीक नहीं समझा। ठीक है, सो जा, पर याद रखना, मैं तेरी बुआ बाद में हूँ, सहेली पहले। पता है मेरी माँ। वेदिका ने उन्हें हल्के से गले लगाया। अब आप भी जाइए और सो जाइए। जैसे ही नव्या कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद हुआ, वेदिका की मुस्कान गायब हो गई। उसने लाइट बंद की और कंबल ओढ़कर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान पेंट हाउस की बालकनी में 28 साल का बेदास अकेला खड़ा था। हाथ में पकड़ा हुआ गिलास ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी नजरें सामने फैले शहर की रोशनी पर टिकी थी। बेदास के चेहरे पर वह कठोरता थी जो कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभालने से आती हैं। उसके पास वह सब कुछ था जो एक 28 साल के युवक का सपना होता है, दौलत, रुतबा और नाम। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी पीछे से उसके सेक्रेटरी ने आकर धीरे से कहा, सर, सारा इंतजाम हो गया है, गाड़ी सुबह 9 बजे होटल के बाहर खड़ी रहेगी। वेदांत ने मुड़कर नहीं देखा और उसका जवाब, अभी तक मिस कश्यप की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, सर।
वेदांत के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने गिलास की आखिरी घूंट भरी और मेज पर रखी उस पुरानी तस्वीर को देखा, जिसमें उस पुरानी हवेली का टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा था। वो आएगी, वेदांत ने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। उसे अभी खुद नहीं पता, पर वो उस हवेली की उतनी हकदार है जितना मैं। बस फर्क इतना है कि मैं अपनी विरासत बचाने जा रहा हूँ और वो अपना सच ढूंढने आएगी। उसने कमरे की लाइट बंद की, पर अंधेरे में भी उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। वह जानता था कि उसने वेदिका के मन में जिज्ञासा का जो बीज बोया है, वह उसे चैन से सोने नहीं देगा। मनाली की बर्फीली सुबह की धूप पेंट हाउस के फर्श पर पड़ रही थी। वेदांत तैयार खड़ा था, सफेद शर्ट, गहरा कोट और चेहरे पर वही पत्थर जैसी गंभीरता। उसने कभी मुस्कुराना सीखा ही नहीं था, या शायद उसके जीवन के अनुभवों ने उसे मुस्कुराना भुला दिया था। वेदांत अपनी कलाई पर महंगी घड़ी बांध रहा था। आईने में दिख रहा उसका चेहरा आज और भी सख्त लग रहा था। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर वीडियो कॉल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, ईशान। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और कॉल उठाया। ईशान मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग भाई। आज तो आप मनाली की बर्फीली हवाओं से भी ज्यादा ठंडे लग रहे हैं। क्या बात है? वेदांत की नजरें स्थिर थीं। उसे याद आया कि कैसे ईशान की माँ ने सालों पहले उसकी अपनी माँ की जगह ली थी। ईशान जो उसी सौतेली माँ का बेटा है जिससे वेदांत नफरत करता है, लेकिन ईशान खुद वेदांत का दीवाना है। वेदांत सपाट आवाज में, कुछ नहीं, तू बता, तेरी माँ और पिताजी क्या कर रहे हैं? वेदांत जानबूझकर ईशान के सामने उसे तेरी माँ कहता था, ताकि उसे याद रहे कि उनके बीच एक दीवार है। ईशान भाई, आप अभी के अभी कुछ कीजिए। यहाँ धर्मशाला में जो चल रहा है वो आपकी सोच से भी परे है। वेदांत के हाथ रुक गए। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। चेहरा अभी भी वैसा ही सख्त और गंभीर था। वेदांत, साफ साफ बोल ईशान, क्या हुआ? ईशान बेचैनी से, भाई आप अभी भी मनाली में ही हैं। यहाँ पापा और माँ ने आपकी शादी की पूरी तैयारी कर ली है। वो किसी बड़ी पार्टी की लड़की को घर ला रहे हैं। पापा कह रहे थे कि इस शादी से खानदान का नाम और पैसा दोनों बढ़ेगा। वेदांत ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, जैसे उसे इस शादी के पीछे के लालच का कोई अंदाजा ही ना हो। उसने बड़ी चालाकी से अनजान बनने का नाटक किया। वेदांत सपाट आवाज में, शादी ही तो है ईशु। पापा को लगता है कि अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है? खानदान का फायदा ही तो देख रहे हैं वो। ईशान हैरान होकर, भाई आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? मुझे डर लग रहा है कि वो लोग आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे उनका कोई और मकसद होगा? वेदांत मनी मन मुस्कुराया, पागल ईशु, तुझे नहीं पता कि उस मकसद की जड़ें कितनी गहरी हैं। वेदांत गंभीरता का नाटक करते हुए, तू फालतू का शक मत कर। पापा मेरे खिलाफ थोड़ी जाएंगे। तू बस घर का ख्याल रख। वेदांत ने कॉल काट दिया। जैसे ही स्क्रीन काली हुई, उसके चेहरे पर एक कड़वी और डरावनी मुस्कान आई। उसने अपनी फाइल बंद की। वेदांत खुद से बुदबुदाते हुए, मास्टर चौहान, आपको लगता है कि आपका बेटा इतना मासूम है कि आपकी उस वसीयत वाली चाल को समझ नहीं पाएगा? आपको लगता है कि शादी के बाद जायदाद आपकी बीवी की हो जाएगी? बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है आपने। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ा। अब उसे उस मोहरे को उठाना था जो इस पूरे खेल को पलटने वाली थी। वेदिका कश्यप। सुबह के 8 बज रहे थे। घर में एक अजीब सी और प्यारी अफरा तफरी मची हुई थी। वेदिका ने आज अपनी सारी मीटिंग्स टाल दी थी, क्योंकि उसे अपने भाई बहनों को वक्त देना था। आर्यन, अमायरा, जल्दी तैयार हो जाओ, वरना बस निकल जाएगी। वेदिका ने रसोई से आवाज लगाई, जहाँ वह बच्चों के लिए सैंडविच पैक कर रही थी। 11 साल का आर्यन अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपनी पसंदीदा नीली शर्ट पहनी थी और अपने बालों को सलीके से जमाने की कोशिश कर रहा था। दीदी, मैं तो तैयार हूँ, पर अमायरा को देखिए, उसने अभी तक अपनी जुराबें भी नहीं पहनी है। तभी 9 साल की अमायरा फुदकती हुई आई। उसने एक प्यारी सी फ्रॉक पहनी थी, पर उसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे में रिबन। दीदी, मेरी चोटी बना दो ना, आर्यन भैया मेरी मदद नहीं कर रहे। वेदिका मुस्कुरा दी। उसने काम छोड़ा और अमायरा को अपने पास बिठाया। अमायरा के बाल बनाते हुए वेदिका का मन शांत था, पर उसके दिमाग के एक कोने में कल वाली बात अभी भी अटकी थी। नव्या बुआ बालकनी से अंदर आई
और बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। आज तो मेरे बच्चे शहजादे लग रहे हैं। वेदिका, तूने इनके लिए बहुत सोचा है। देख आज ये कितने खुश हैं। बुआ, इनकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, वेदिका ने अमायरा का रिबन बांधते हुए कहा। तभी अमायरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेदिका की तरफ देखा। दीदी, आज हम सच में खूब सारी आइसक्रीम खाएंगे ना? और वो बड़े वाले झूले पर भी बैठेंगे? हाँ मेरी जान, आज जो तुम कहोगी वही होगा। वेदिका ने उसके गाल खींचे। आर्यन अपना बैग चेक कर रहा था। दीदी, मैंने पानी की बोतल रख ली है, और हाँ, मैंने कुछ पैसे भी बचाए थे। आज मैं आपको अपनी तरफ से गोलगप्पे खिलाऊंगा। वेदिका का दिल भर आया। उसका 11 साल का भाई अब कितना समझदार होता जा रहा था। वह अपनी जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी भूल जाती थी कि उसके भाई बहन ही उसकी असली ताकत है। तभी वेदिका के फोन पर एक मैसेज की बीप हुई। उसने फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर वेदांश का नाम चमक रहा था। मैसेज में लिखा था, मिस कश्यप, मुझे पता है आज आपका दिन आपके परिवार के लिए है। मैं बीच में नहीं आऊँगा। बस अपना और उन बच्चों का ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा तोहफा आपके दरवाजे के बाहर छोड़ा है, इसे मना मत कीजिएगा। वेदिका चौंक गई। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक बड़ा सा बास्केट रखा था, जिसमें बच्चों के लिए चॉकलेट्स, खिलौने और ताजे फलों का ढेर था। साथ में एक छोटा सा नोट था, सिर्फ एक दोस्त की तरफ से। आर्यन और अमायरा दौड़कर दरवाजे पर आए। अरे, ये सब क्या है दीदी? अमायरा की आंखें चमक उठी। वेदिका ने उस बास्केट को देखा और फिर दूर सड़क की तरफ, जहाँ से शायद वेदांत अभी अभी गुजरा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस आदमी को सातिर कहे या दिलदार। नव्या बुआ अभी भी उस बास्केट और उसमें रखे कीमती खिलौनों को गौर से देख रही थी। उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, और वह कुछ पूछने ही वाली थी कि वेदिका ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वेदिका ने तुरंत वह बास्केट उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी, और आवाज में एक ऐसा आदेश जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। बुआ, इस सामान को अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, वेदिका ने सपाट लहजे में कहा। बुआ हैरान रह गई। पर क्यों वेदिका? और किसने भेजे हैं ये? वेदिका ने बुआ की बात काटते हुए वह बास्केट उठाकर घर के एक कोने में पुरानी अलमारी के पीछे रख दिया, जहां वह आसानी से दिखाई न दे। उसने मुड़कर आर्यन और अमायरा की तरफ देखा, जो थोड़ी दूर खड़े थे। आर्यन, अमायरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं ना कहूँ, तुम दोनों इस सामान के पास भी नहीं जाओगे। इसमें जो कुछ भी है वो अभी यहीं रहेगा। आर्यन ने समझदारी से सिर हिला दिया, लेकिन छोटी अमायरा का चेहरा थोड़ा उतर गया। फिर भी वेदिका की आंखों में जो गंभीरता थी, उसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई और सवाल करे। नव्या बुआ पास आई और धीरे से पूछा, वेदिका, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या कोई गड़बड़ है? वेदिका ने अपनी बुआ की आंखों में देखते हुए कहा, बुआ, मुझे बस यकीन करना है कि तोहफे सही नियत से भेजे गए हैं या नहीं। जब तक मैं उस शख्स से बात नहीं कर लेती, यह सामान इसी कोने में रहेगा। आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई इसे छुए नहीं। वेदिका ने एक आखिरी बार उस कोने की ओर देखा। वह बास्केट वहां चुपचाप पड़ा था, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। वेदिका जानती थी कि वेदांत चौहान ने उसके घर की दहलीज पार करके यह जता दिया है कि वह उसकी निजी जिंदगी में दखल दे चुका है। वह उसे रोकना चाहती थी, पर साथ ही वह यह भी जानना चाहती थी कि वेदांत आखिर चाहता क्या है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें वेदिका के कमरे में आईं, तो उसकी पहली नज़र उसी कोने पर गई जहाँ पर बास्केट रखा हुआ था। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था कि यह सामान उसके घर में उसकी अनुमति के बिना आया है, और इसे लौटाना ही सही होगा। वेदिका ने मन ही मन सोचा, मैं इस तरह किसी अजनबी के एहसानों के तले नहीं दब सकती, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। उसे मेरे घर और मेरे परिवार के बीच आने का कोई हक नहीं है। मुझे आज ही यह सब उसे वापस करना होगा, और उससे दो टूक बात करनी होगी। वेदिका ने अपना फ़ोन उठाया और वेदांत चौहान के ऑफिस का नंबर निकाला। कुछ ही सेकंड में फ़ोन उठ गया। सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाते ही कहा, हेलो मिस्टर वेदांत चौहान का ऑफिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वेदिका ने गंभीर आवाज में कहा, मैं वेदिका कश्यप बात कर रही हूँ। मुझे मिस्टर वेदांत से अभी इसी वक्त बात करनी है। यह बहुत ज़रूरी है। वेदिका की बात सुनकर सेक्रेटरी ने जवाब दिया, माफ़ी चाहती हूँ मैम, लेकिन सर अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग में है। वह आफ्टरनून से पहले फ्री नहीं हो पाएंगे।
तुम उनके लिए कोई मैसेज छोड़ सकती हो। वेदिका ने थोड़े कड़े लहजे में कहा। मैसेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनसे मिलकर कुछ लौटाना है। आप बस मुझे ये बताइए कि वे मीटिंग के बाद कहाँ मिलेंगे। मैं उनके ऑफिस आ रही हूँ। सेक्रेटरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैम, सर का शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन अगर बात इतनी ज़रूरी है तो वह मीटिंग के बाद अपनी पर्सनल गैलरी में होंगे। आप 11:30 बजे वहाँ पहुँच सकती हैं। वेदिका ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा। ठीक है, मैं ठीक 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगी। उन्हें बता दीजिएगा कि वेदिका कश्यप आ रही है। वेदिका ने फोन रख दिया। उसने उस बास्केट को फिर से देखा और उसे एक बड़े थैले में डालना शुरू किया। उसका चेहरा तप रहा था। उसे पता था कि वेदांत से मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वेदांत का ऑफिस। वेदिका ठीक 11:30 बजे वेदांत की पर्सनल गैलरी के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में वह थैला था जिसे उसने कल रात से हाथ नहीं लगाने दिया था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि वेदांत कांच की बड़ी खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसे देखते ही वेदिका का पारा चढ़ गया। वेदिका ने गुस्से में थैला मेज पर पटका और चिल्लाते हुए कहा, आपको क्या लगता है मिस्टर वेदांत चौहान, कि आप अपनी दौलत के दम पर किसी की भी जिंदगी में दखल दे सकते हैं? ये सब क्या है? आप मेरी गरीबी और मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। वेदिका की बात सुनकर वेदांत धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया। वेदिका, शांत हो जाइए। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी नीयत वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वेदिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर और भी कड़वाहट से कहा, नियत? जिसकी नीयत साफ होती है वो घर के दरवाजे पर चोरी छिपे सामान नहीं छोड़ता। आपको लगा कि मैं और मेरे भाई बहन इन खिलौनों और चॉकलेट्स को देखकर आपके एहसान तले दब जाएंगे? हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा स्वाभिमान बिकाऊ नहीं है। वेदांत ने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत प्यार और शांति से उसे समझाते हुए कहा, मैंने यह मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया था। सच तो यह है कि मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता था, पर मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचा था। मैंने कल कोशिश की थी, लेकिन आप मेरी डेट रिक्वेस्ट दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वेदांत की बात सुनकर वेदिका एक पल के लिए ठिठक गई। फिर उसने सवाल किया, तो सिर्फ मिलने के लिए आपने मेरे घर का पता निकाला और ये सब ड्रामा किया? वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सीधा फ़ोन करूँगा तो आप फ़ोन काट देंगी। मुझे पता था कि इन तोहफों को देखकर आप गुस्सा करेंगी और मुझसे लड़ने जरूर आएंगी। कम से कम इसी बहाने आप मेरे सामने तो खड़ी हैं। वेदिका ने हैरान होकर कहा, आप पागल हैं? सिर्फ एक मुलाकात के लिए इतना सब कुछ? वेदांत ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद हूँ, पर मेरी नियत आपकी मजबूरी का फायदा उठाना नहीं, बल्कि उस दूरी को कम करना था जो आपने हमारे बीच बना ली है। वेदांत की बात सुनकर वेदिका के चेहरे पर गुस्से की जगह उलझन ने ले ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया का इतना रसूखदार इंसान उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। वेदिका ने अपनी उलझन साफ करते हुए सीधे शब्दों में पूछा, मिस्टर चौहान, अब मैं और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहती। मैं आपसे साफ साफ पूछ रही हूँ, आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? ना तो मैं आपकी दुनिया का हिस्सा हूँ और ना ही मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। फिर यह सब क्यों? वेदिका के सीधे सवाल पर वेदांत की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह कुछ पल के लिए खामोश रहा। वेदांत ने मन ही मन खुद से कहा, मैं तुम्हें अभी अपना सच नहीं बता सकता वेदिका। मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं कि मेरे इरादे क्या हैं और मेरा अतीत तुम्हें यहाँ तक क्यों खींच लाया। अगर तुम्हें असलियत पता चल गई तो तुम शायद मुझसे नफरत करोगी, और मैं अभी वह रिस्क नहीं ले सकता। अपने मन के तूफान को दबाते हुए वेदांत ने बिना अपना सच बताए बहुत ही उदास आवाज में जवाब दिया, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस शहर की भीड़ और इस बड़ी सी विरासत के बीच मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। पैसा बहुत है, पर सुकून देने वाला कोई नहीं। वेदिका ने शक भरी नजरों से उसे देखा और कहा, और आपको लगता है कि मैं आपका वह अकेलापन दूर कर सकती हूँ? वेदांत ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी शर्त रखी, मुझे बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 3 फुल टाइम डेट्स पर चलें, बस 3 दिन। उसके बाद अगर आप चाहेंगी तो मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वेदिका ने हैरान होकर जवाब दिया, 3 डेट्स? पर क्यों? वेदांत ने चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति लाते हुए कहा,
क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस बनावटी दुनिया के बाहर भी कोई ऐसी सच्चाई है जिसे मैं अपना कह सकूँ। बस 3 मुलाकातें, वेदिका। क्या आप मुझे इतना वक्त दे सकती हैं? वेदिका चुप रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि वेदांत की इन बातों के पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है, जिसे वह अपनी आंखों से ढकने की कोशिश कर रहा है। वह लोनली होने की बात कह तो रहा था, लेकिन उसकी आवाज की गहराई कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। वेदांत के अकेलेपन वाली बात सुनकर वेदिका के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून उसे इतनी बचकानी वजह दे रहा है। वेदिका ने तिरस्कार के साथ कहा, मिस्टर चौहान, मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूँ जो आपकी इन अकेलेपन वाली बातों पर भरोसा कर लूँ। आपके पास इतनी दौलत और शोहरत है कि अगर आप सिर्फ एक इशारा भर कर दें तो हजारों लड़कियां आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी बनने के लिए पल भर में तैयार हो जाएंगी। फिर मैं ही क्यों? वेदांत ने वेदिका की बात सुनकर बिना विचलित हुए शांति से जवाब दिया, मुझे पता है वेदिका, लेकिन मुझे ऐसा कोई साथी नहीं चाहिए जो मेरी दौलत की चमक देखकर मेरे करीब आए। मुझे अपनी ज़िंदगी में भीड़ नहीं बढ़ानी है। मुझे कोई बीवी या परमानेंट गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मुझे बस आपके साथ वो 3 डेट्स चाहिए। वेदिका ने विश्वास से उसकी ओर देखते हुए पूछा, सिर्फ 3 दिन? और उसके बाद क्या? वेदांत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर वादा करने वाले लहजे में कहा, उसके बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं फिर कभी आपके या आपके परिवार के सामने नहीं आऊँगा। ये मेरा वादा है। वेदिका को उसकी बातों में सच्चाई कम और कोई छिपी हुई पहेली ज्यादा लग रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि 3 दिनों में ऐसा क्या बदल जाएगा। वेदांत ने मनी मन एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा, तुम्हें लग रहा है वेदिका, ये सिर्फ 3 साधारण मुलाकातें हैं? इन 3 डेट्स के दौरान मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां से तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं होगी। तुम मेरे जाल में खुद चलकर आओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वेदांत ने बाहर से अपनी आवाज को बहुत ही विनम्र बनाए रखते हुए दोबारा पूछा, तो क्या मैं आपका मौन हाँ समझूं? सिर्फ 3 दिन और फिर आजादी? वेदिका खामोश खड़ी रही। उसे एहसास हो रहा था कि वह एक ऐसे खेल में कदम रख रही है जिसके नियम उसे पता ही नहीं है। वेदांत का चेहरा एक शांत समंदर की तरह था, जिसके नीचे कोई बहुत बड़ा तूफान और प्लानिंग छिपी थी। गैलरी में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। वेदिका अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी नजरें सामने रखी उस मेज पर टिकी थी, लेकिन उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। वह वेदांत के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर वहां उसे सिर्फ एक शांत ठहराव दिख रहा था। वेदिका ने मनी मन सोचा, 3 दिन, सिर्फ 3 मुलाकातें, और ये इंसान मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये सौदा जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो ये मुझसे छिपा रहा है। लेकिन अगर मैंने मना किया तो क्या ये मेरा पीछा छोड़ देगा? शायद नहीं। इस जाल से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। वेदांत काफी देर से वेदिका की खामोशी को देख रहा था। उसने एक कदम और करीब बढ़ाया, जिससे वेदिका की सोच का सिलसिला टूटा। वेदांत ने दोबारा धीमी और दबाव भरी आवाज में पूछा, मिस कश्यप, मैं अभी आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आपका क्या फैसला है? ये 3 दिन और फिर हमेशा के लिए आज़ादी, या फिर वही रोज की भाग दौड़ और मेरा दखल? जवाब क्या है आपका? वेदिका की बात सुनने से पहले वेदांत ने मनी मन सोचा। सोच लो वेदिका, जितना सोचना है सोच लो, क्योंकि एक बार तुमने हाँ कह दी तो फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इन 3 दिनों में मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। खेल अब शुरू होने वाला है। वेदिका ने एक लंबी सांस ली और अपनी नजरें ऊपर उठाकर वेदांत से टकराई और दृढ़ता से कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। 3 डेट्स, और उसके बाद आप कभी मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे। वेदांत के चेहरे पर एक रहस्यमयी जीत की मुस्कान आई और उसने जवाब दिया, शानदार फैसला। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पहली डेट कल शाम से शुरू होगी। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए यादगार होने वाली है। वेदिका ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और वहां से मुड़कर बाहर की तरफ चल दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी अंधेरी गुफा में कदम रख दिया है, जहां से रोशनी अब बहुत दूर थी। रात काफी हो चुकी थी। वेदिका घर की छत पर मुडेर के सहारे बैठी काली घटाओं को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी।
और उसके दिमाग में वेदांत की शर्त और उसकी आंखों का वह रहस्यमयी साया बार बार घूम रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था, तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई। नव्या बुआ हाथ में खाने की थाली लिए छत पर आई। नव्या बुआ ने वेदिका के पास आकर धीरे से कहा, वेदिका तू यहाँ बैठी है, नीचे सबने खाना खा लिया, पर तेरी थाली वैसी की वैसी रखी है। ले तो निवाले खा ले, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वेदिका ने बिना उनकी तरफ देखे धीमी आवाज में जवाब दिया, बुआ भूख नहीं है, आप प्लीज नीचे जाइए, मुझे बस थोड़ी देर अकेले बैठना है। नव्या बुआ ने थाली को बगल में रखा और वेदिका के कंधे पर हाथ रखकर सवाल किया, अकेले बैठने से परेशानियां खत्म नहीं होती बेटा। मैं सुबह से देख रही हूँ तू किसी गहरी सोच में है। और वो बास्केट जिसे तूने कोने में छुपा रखा था और किसी को हाथ लगाने से मना किया था, आखिर मामला क्या है? वेदिका ने बात घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं बुआ, बस ऑफिस का थोड़ा तनाव है, आप फालतू में परेशान हो रही हैं। वेदिका की बात सुनकर बुआ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझसे झूठ मत बोल, मैं 35 साल की हूँ, दुनिया देखी है मैंने। वो बास्केट कोई मामूली क्लाइंट नहीं भेज सकता, उसमें रखे खिलौने और वो सामान हजारों का है। क्या वो वही इंसान है जिससे तू कल मिली थी? क्या वो तुझे परेशान कर रहा है? नव्या बुआ की फिक्र और उनके तीखे सवालों ने वेदिका के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसे लगा कि अगर उसने आज सच नहीं बताया तो यह बोझ उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। नव्या बुआ ने वेदिका का चेहरा हाथों में लेकर फिर से पूछा, वेदिका मुझे सच सच बता, क्या वो आदमी तुझे परेशान कर रहा है? वो बास्केट और तेरा ये डर, क्या रिश्ता है इन सब का? वेदिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने बुआ का हाथ पकड़कर कहा, बुआ वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो वेदांत चौहान है। कल जब मैं उससे मिली थी तभी से वो मेरे पीछे पड़ा है, वो बास्केट भी उसी ने भेजा था। वेदिका की बात सुनकर बुआ के होश उड़ गए। उन्होंने घबराकर जवाब दिया, वेदांत चौहान, शहर का सबसे बड़ा अमीर, पर उसे हमसे क्या चाहिए? वो तुझे क्यों निशाना बना रहा है? वेदिका ने सिसकते हुए सारी बात बतानी शुरू की। बुआ उसे लगता है कि हमारे पास उसकी किसी पुरानी समस्या का हल है। उसने मुझसे एक बहुत ही अजीब शर्त रखी है। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ 3 डेट्स पर जाऊंगी तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा और हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चला जाएगा। बुआ ने गुस्से और डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, क्या 3 डेट्स? क्या तू पागल हो गई है वेदिका? ऐसे रईस लोग किसी के साथ बिना मतलब के वक्त नहीं बिताते। वो तुझे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा रहा है, तू उसे मना क्यों नहीं कर देती? वेदिका ने बेबसी से जवाब दिया, बुआ मैंने कोशिश की, मैंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, उस पर चिल्लाई, पर वो अपनी बात पर अड़ा है। मुझे डर है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमारे घर तक आ जाएगा या बच्चों को किसी परेशानी में डाल देगा। मैंने सिर्फ आप लोगों की सलामती के लिए उसकी शर्त मान ली है। बुआ ने वेदिका को अपने गले से लगा लिया और कांपती आवाज में कहा, बेटा तूने इतनी बड़ी बात अकेले झेल ली, वो आदमी खतरनाक लग रहा है। 3 दिन, 3 दिन में तो वो कुछ भी कर सकता है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। वेदिका ने बुआ को शांत कराते हुए कहा, नहीं बुआ, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मुझे जाना ही होगा। बस ये 3 मुलाकातें और फिर वो चला जाएगा। मैंने उसे साफ कह दिया है कि इसके बाद वो दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। छत पर सन्नाटा छा गया था। बुआ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था और वेदिका ने फैसला कर लिया था कि वह इस आग के दरिया को पार करके ही दम लेगी। वेदिका की बातें सुनकर बुआ के चेहरे पर छाई घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी हजारों सवाल तैर रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरों से वेदिका को ऐसे देखा जैसे उसकी हिम्मत की दाद दे रही हो। बुआ ने एक ठंडी सांस भरते हुए धीरे से पूछा, ठीक है, अगर तूने फैसला कर लिया है तो मुझे यह बता कि वो वेदांत चौहान आखिर है कैसा? उसकी उम्र कितनी होगी और दिखने में कैसा है वो? वेदिका ने अपनी बुआ के चेहरे की जिज्ञासा देखी। वह नहीं चाहती थी कि बुआ के मन में वेदांत के लिए कोई अच्छी छवि बने, इसलिए उसने बिना किसी तारीफ के बहुत ही रूखे और सीधे शब्दों में उसका हुलिया बताना शुरू किया। वेदिका ने नजरें फेरते हुए जवाब दिया, उम्र यही कोई 30-32 साल के आसपास होगी। कद काफी लंबा है और हमेशा ऐसे कपड़े पहनता है जैसे अभी किसी बहुत बड़ी मीटिंग से आ रहा हो। चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ और गजब की शांति रहती है जिसे देखकर कोई भी डर जाए।
वेदिका की बात सुनकर बुआ ने उसकी आंखों में झांकते हुए फिर पूछा, और उसका व्यवहार, क्या वो वाकई वैसा ही है जैसा अखबारों में छपता है, बेरहम और अभिमानी? वेदिका ने कंधे उचकाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, बुआ, उसके पास बोलने का एक सलीका है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर लगता है जैसे वो हर इंसान को एक मोहरा समझता है। बाल हमेशा सलीके से जमे हुए, रंग साफ है, पर चेहरे पर मुस्कान नाम की कोई चीज नहीं दिखती। बस अपनी बात मनमाना जानता है, चाहे तरीका कोई भी हो। बुआ ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, जैसा तू बता रही है, उससे तो वो कोई सख्त मिजाज का शहजादा लग रहा है। लेकिन याद रखना वेदिका, ऐसे लोग अपनी खूबसूरती और रसूख का इस्तेमाल दूसरों को झुकाने के लिए करते हैं। तू अपनी नज़रें और अपना दिल दोनों मजबूत रखना। वेदिका ने बस सिर हिला दिया। उसने वेदांश की उन गहरी आंखों और उस भारी आवाज के बारे में बुआ को कुछ नहीं बताया, जिसने उसे एक पल के लिए बेचैन कर दिया था। उसके लिए बस सिर्फ एक मुसीबत था, जिसे उसे 3 दिन में अपनी जिंदगी से बाहर करना था। शाम के 4 बज रहे थे। वेदिका अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे वह उस वक्त को आने से रोकना चाहती हो जब उसे वेदांत से मिलना था। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद नव्या बुआ कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक बड़ा और बेहद खूबसूरत काले रंग का बॉक्स था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में एक नामी बुटीक का लोगो बना था। बुआ ने बॉक्स को बेड पर रखते हुए संदेह के साथ पूछा, वेदिका, अभी अभी एक आदमी आया था। उसने कहा कि मिस्टर चौहान ने तेरे लिए भेजा है। आखिर इस डब्बे में ऐसा क्या है? वेदिका ने हैरानी से उस बॉक्स को देखा और उसे खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से एक बेहद आलीशान गहरे नीले रंग की सिल्क की ड्रेस निकली। ड्रेस के साथ एक छोटा सा कार्ड भी था। वेदिका ने उस कार्ड को पढ़ा और उसमें लिखा था, मिस कश्यप, मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात यादगार हो। शाम 6 बजे मेरी गाड़ी आपको लेने पहुंच जाएगी। उम्मीद है यह लिबास आप पर जचेगा। बीसी। वेदिका ने गुस्से से उस ड्रेस को वापस बॉक्स में पटकते हुए कहा, इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए कपड़े भेजने की? क्या उसे लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है? मैं यह ड्रेस हरगिज नहीं पहनूंगी। बुआ ने ड्रेस के कपड़े को छूकर देखा और वेदिका की बात सुनकर जवाब दिया, वेदिका, गुस्सा थूक दो। देख, तू उस इंसान से लड़ने जा रही है जिसके पास बेहिसाब ताकत है। अगर तू अपनी साधारण कुर्ती पहनकर जाएगी तो उसे लगेगा कि तू उससे डर रही है। इस लिबास को पहन और उसे दिखा कि तू किसी राजकुमारी से कम नहीं है, भले ही तेरे पास उसके जैसा पैसा ना हो। वेदिका ने बुआ की तरफ देखते हुए कड़वाहट से कहा, बुआ, यह ड्रेस पहनना मतलब उसकी शर्तों के आगे झुकना है। मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक नहीं है क्या? बुआ ने वेदिका को समझाते हुए शांति से जवाब दिया, कभी कभी दुश्मन के दिए हुए हथियारों से ही उसे मात देनी पड़ती है। तू ये ड्रेस पहन, अपनी हिम्मत जुटा और उसे बता कि तू यहाँ सिर्फ अपना वादा पूरा करने आई है, उसकी जागीर बनने नहीं। वेदिका खामोश होकर उस चमकदार ड्रेस को देखती रही। उसे एहसास हुआ कि वेदांत सिर्फ उसके साथ वक्त नहीं बिताना चाहता, बल्कि वह उसे धीरे धीरे अपनी पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। शहर की सबसे ऊंची इमारत के पेंट हाउस में सन्नाटा था। वेदांत चौहान अपनी बड़ी सी कांच की मेज पर फैलाए गए कुछ कागजों और तस्वीरों को देख रहा था। यह तस्वीरें किसी अपराधी की नहीं, बल्कि वेदिका की थी। मेज पर बिखरी तस्वीरों में वेदिका किसी आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर किसी अनजान शख्स के साथ खड़ी थी। ये वो तस्वीरें थीं जो वेदांत ने अपने जासूसों से निकलवाई थी। वेदिका की उन डेट्स की तस्वीरें जिनके लिए वह पैसे लेती थी। वेदांत ने एक तस्वीर पर अपनी उंगली फेरते हुए मन ही मन सोचा, लोग तुम्हें एक साधारण लड़की समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई बहनों का पेट भरने के लिए किस हद तक जा सकती हो। एक पेट डेट गर्ल बनना तुम्हारी पसंद नहीं, मजबूरी है, और यही मजबूरी तुम्हें मेरे करीब लाई है। वेदांत ने याद किया कि कैसे उसने अपनी टीम को आदेश दिया था कि उसे एक वेदिका का ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसे वो झुटला ना सके। उसने पता लगाया था कि वेदिका किन किन लोगों के साथ डेट पर गई है, उसने कितने पैसे लिए और उसकी अगली बुकिंग कब की थी। वेदांत के दिमाग में अपनी योजना साफ थी। तुम्हें लगा कि तुम सिर्फ 3 डेट्स के बाद आज़ाद हो जाओगी? नहीं वेदिका, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना
क्योंकि तुम पैसों के लिए किसी के साथ भी बाहर जा सकती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास वो राज है जिसकी कीमत तुम खुद भी नहीं जानती। इन 3 डेट्स के लिए मैं तुम्हें जो कीमत चुकाऊंगा वो तुम्हारी सोच से परे होगी, पर उसकी वसूली भी उतनी ही गहरी होगी। उसने फाइल को जोर से बंद किया। उसे पता था कि वेदिका आज शाम उसके पास एक क्लाइंट की तरह नहीं, बल्कि एक हारी हुई बाजी के मोहरे की तरह आएगी। वेदांश ने आईने में खुद को देखते हुए एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, आज से तुम्हारी हर डेट, तुम्हारी हर सांस सिर्फ मेरी होगी। वक्त हो गया है मिस कश्यप। उसने अपना कीमती परफ्यूम छिड़का और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे उसकी ब्लैक लिमोजिन तैयार थी, जो उसे उस लड़की के पास ले जाने वाली थी जिसे उसने पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने की कसम खा ली थी। वेदिका ने वही मिडनाइट ब्लू सिल्क ड्रेस पहनी थी जो वेदांश ने भेजी थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था और चेहरे पर बहुत कम मेकअप किया था, फिर भी उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। वह अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बस एक मजबूरी थी। तभी नव्या बुआ कमरे में आई और वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। नव्या बुआ ने हैरानी और तारीफ भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं जानती थी कि यह ड्रेस तुझ पर कितनी जचेगी। तू बहुत खूबसूरत लग रही है वेदिका, लेकिन एक बात बता, तू पिछले काफी समय से इन पेड डेट्स पर जा रही है। क्या तुझे कभी ऐसी किसी डेट पर कोई ऐसा शख्स मिला जो तुझे वाकई पसंद आया हो? क्योंकि तू तो इतनी सुंदर है कि तुझे जो देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। हर कोई तुझे पसंद करता है। वेदिका ने आईने में अपना अक्स देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बुआ, मुझे आज तक ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जिसे मैंने दोबारा मुड़कर देखा हो। सच तो यह है कि मुझे आज तक कोई अच्छा लगा ही नहीं। नव्या बुआ ने उसके करीब आकर उसके बाल सही किए और पूछा, कोई भी नहीं? इतने लोग मिले तुझसे, इतने बड़े बड़े घरों के लड़के, क्या किसी ने भी तेरे दिल में जगह नहीं बनाई? वेदिका ने करवाट और दृढ़ता के साथ बुआ को बताया, बुआ मेरे लिए ये सब सिर्फ एक सौदा है, एक मजबूरी है, ताकि हमारा घर चल सके। जब मैं उन लोगों के साथ बैठती हूँ तो मुझे सिर्फ उनके चेहरे नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी उनकी हवस और उनका दिखावा नजर आता है। ऐसा कोई मर्द मिला ही नहीं जिसकी शख्सियत में इतना दम हो कि मैं उसे अपने बराबर समझूं या उसे पसंद करूं। मेरे लिए ये सब बेजान पत्थरों जैसे है। बुआ की बातों का जवाब देने के बाद वेदिका ने एक गहरी सांस ली। उसने खिड़की के पर्दे के पीछे से देखा। गाड़ी घर से थोड़ी दूर गली के मोड़ पर अंधेरे में खड़ी थी। वेदांत शायद जानता था कि इस छोटे से मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी का उसके घर के ठीक सामने रुकना कितनी बातें पैदा कर सकता है। वेदिका ने अपना क्लच बैग उठाया और बुआ से कहा, बुआ गाड़ी मोड़ पर खड़ी है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हॉर्न बजाए और लोग बाहर निकल आए। मैं जा रही हूँ। बुआ ने सिर से हिलाया। उनकी आंखों में दुआ और डर दोनों थे। वेदिका दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने घर का दरवाजा बहुत धीरे से बंद किया ताकि पड़ोसियों को पता न चले। ठंडी रात की हवा उसके कंधों से टकराई और वह तेज कदमों से गली की मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह गाड़ी के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद थी, सिर्फ पार्किंग लाइट्स जल रही थी। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, गाड़ी का पिछला दरवाजा अंदर से अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वेदिका गाड़ी के अंदर दाखिल हुई और सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही बाहर की सारी आवाजें खत्म हो गईं। अंदर एक गहरी मखमली खामोशी थी। वेदांत खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने मुड़कर वेदिका को देखा। उसकी गहरी नजरें वेदिका के चेहरे से शुरू होकर उस नीली ड्रेस पर जाकर ठहर गईं। वेदांत ने अपनी भारी और मध्यम आवाज में कहा, मुझे लगा था कि आप शायद आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल देंगी, पर लगता है आप अपनी कीमत और अपने बातें दोनों की अहमियत समझती हैं। वेदिका ने उसकी तरफ देखे बिना सीधे सामने देखते हुए जवाब दिया, इरादा बदलने का हक रईसों के पास होता है मिस्टर चौहान। मुझ जैसे लोगों के पास सिर्फ मजबूरियां होती हैं। अब चलिए, ताकि ये रात और ये पहली डेट जल्दी खत्म हो सके। वेदांत के होंठों पर एक बहुत हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आई। उसने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी बिना किसी आवाज के सड़क पर रेंगने लगी। गाड़ी मनाली की घुमावदार सड़कों पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। बाहर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़
और दूर पहाड़ियों पर जलती छोटी छोटी लाइटें किसी सपने जैसी लग रही थी। गाड़ी के अंदर की हीटर की गर्मी और बाहर की जमा देने वाली ठंड के बीच एक अजीब सा तनाव था। वेदांत खामोश था। उसकी उंगलियां अपनी महंगी घड़ी के स्ट्रैप को सहला रही थी। अचानक गाड़ी एक सुनसान और बहुत ही ऊंची पहाड़ियों के पास रुकी। सामने एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत कांच की इमारत थी जो चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बनी थी। वेदांत ने दरवाजा खोलते हुए कहा, उतरिए, हम पहुंच गए। जैसे ही वेदिका गाड़ी से बाहर निकली, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे हिलाकर रख दिया। उस सिल्क की ड्रेस में वह ठंड से जमने लगी थी। उसने अपनी बाहों को खुद के चारों तरफ लपेट लिया। वेदिका ने कांपती आवाज में पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वेदांत उसके करीब आया। उसकी परछाई वेदिका पर पड़ रही थी। उसने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, यही तो खासियत है। मुझे भीड़ पसंद नहीं है, खासकर तब जब मैं किसी खास इंसान के साथ हूँ। अंदर चलिए, वहाँ गर्मी भी है और आपका पसंदीदा खाना भी। वे दोनों उस कांच के घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा देख वेदिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी छत और दीवारें कांच की थीं, जिससे बाहर की बर्फीली चोटियां और चांद की रोशनी साफ दिख रही थी। बीच में एक छोटी सी मेज सजी थी। वेदिका ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब दिखावा करने की जरूरत नहीं थी मिस्टर चौहान। मैं यहाँ सिर्फ अपना वादा पूरा करने आई हूँ। वेदांत ने अपनी कोट की जेब में हाथ डालते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, वादे तो लोग अक्सर तोड़ देते हैं मिस कश्यप। मैं यादें बनाने में यकीन रखता हूँ। बैठिए। वेदांत की बात सुनकर वेदिका ने अपना पर्स टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले टेबल पर बैठ गई। बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। कांच के घर की छत पर बर्फ के गिरने की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। वेदांत ने अपनी कुर्सी पीछे की और एक गहरी नजर वेदिका पर डाली। मनाली की बर्फबारी और यह नज़ारा, लोग इसके लिए तरसते हैं मिस कश्यप। वेदांत ने उठकर कांच की दीवार के पास जाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये शाम बाकी शामों से अलग है, या फिर तुम्हारी हर शाम ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह पर बीतती है? वेदिका ने अपनी प्लेट से नजर उठाई और बड़ी बेरुखी से कहा, मेरे लिए जगह मायने नहीं रखती है मिस्टर चौहान। चाहे वो ब्यास नदी का किनारा हो या ये आलीशान कांच का घर, मेरे लिए सिर्फ काम के घंटे हैं। जैसे ही घड़ी की सुइयां रुकेंगी, मेरा और आपका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। वेदांत को उसकी ये बेबाकी चुभ गई। वह उसके करीब आया, इतना करीब कि वेदिका को उसकी मौजूदगी का दबाव महसूस होने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर वेदिका के चेहरे के पास अटकी एक लट को छूना चाहा। वेदिका तुरंत पीछे हट गई। उसकी आंखों में कोई शर्म या रोमांस नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। वेदिका ने ठंडे लहजे में कहा, छूने के पैसे आपने नहीं दिए हैं। हमारे सौदे में सिर्फ मेरा वक्त और मेरी मौजूदगी शामिल है। अपनी हद मत भूलिए। वेदांत के हाथ हवा में रुक गए। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। हद? तुम्हें पता है वेदिका, इस शहर में लोग मेरी एक नज़र के लिए तरसते हैं, और तुम मुझे हद सिखा रही हो। वही लोग तरसते होंगे जिन्हें आपने खरीदा नहीं है। वेदिका ने उठते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ आपकी शर्तों पर आई हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी जागीर बन गई हूँ। आपने कहा था कि यह डेट है, तो इसे एक डेट की तरह ही रखिए। अपनी हवस का जरिया मत बनाइए। वेदांत उसकी हिम्मत देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठा, पर उसे मजा भी आ रहा था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे जिस्म में दिलचस्पी है? नहीं, मुझे तुम्हारी उस अकड़ को तोड़ने में दिलचस्पी है जो तुम हर किसी को दिखाती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह बर्फ की दीवार कब पिघलती है। वेदिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आप हारने के लिए तैयार रहिए मिस्टर चौहान, क्योंकि यह दीवार पत्थर की है, बर्फ की नहीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच शब्दों की जंग जारी थी। माहौल में तनाव इतना था कि लग रहा था कि अभी कोई धमाका होगा। तभी वेटर ट्रॉली लेकर उनके टेबल के पास आया। माहौल को हल्का करने के लिए वेटर ने जल्दी जल्दी सर्व करना शुरू किया। वेदांत अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुककर वेदिका को ही देख रहा था, जबकि वेदिका खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। अपनी झंझलाहट कम करने की कोशिश कर रही थी। वेटर जैसे ही गर्मा गर्म सूप का बाउल वेदिका की तरफ बढ़ाने लगा, उसका पैर कालीन के एक कोने से फिसल गया। वह खुद को संभाल नहीं पाया और खौलते हुए सूप का पूरा बाउल सीधे वेदिका की कीमती नीली ड्रेस पर और उसके चेहरे पर गिरने ही वाला था।
सावधान! वेदांस की आवाज गूंजी। इससे पहले कि सूप की एक बूंद भी वेदिका को छूती, वेदांस ने बिजली की तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। सूप का पूरा बाउल उलट गया, लेकिन वेदिका पर नहीं, बल्कि वेदांस के हाथ और उसकी महंगी शर्ट की आस्तीन पर। गरम सूप की जलन इतनी तेज थी कि वेदांस के चेहरे की नसें तन गईं, लेकिन उसने अपने मुंह से सिसकारी तक नहीं निकलने दी। प्याला फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वेदिका हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि पलक झपकते हो क्या गया है। उसने देखा कि सूप की भाप वेदांस के हाथ से उठ रही थी और उसकी त्वचा तुरंत लाल पड़ने लगी थी। बेटर बुरी तरह थरथराने लगा। आई आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वेदिका की सारी अकड़ गायब हो गई। उसने झपट कर वेदांस का हाथ अपने हाथों में लिया। आप पागल हैं क्या? आपने अपना हाथ बीच में क्यों डाला? देखिए, पूरा हाथ जल गया है आपका। वेदांस ने शांति से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर वेदिका ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी नजरें ऊपर की और वेदांस को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उससे ज्यादा एक अजीब सा सुकून था कि वेदिका सुरक्षित है। वेदांस ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये तुम्हारी नीली ड्रेस पर गिरता तो इसके दाग कभी नहीं जाते, और अगर तुम्हारे चेहरे पर गिरता तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वेदिका का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान उसे एक सामान की तरह खरीद कर यहाँ लाया है, वह उसे बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाएगा। वेदिका ने वेटर को डांटते हुए कहा, खड़े क्या देख रहे हो? तुरंत बर्फ और फर्स्ट एड किट लेकर आओ। उस वक्त वेदिका भूल गई थी कि वह एक पेड डेट पर है। वह भूल गई थी कि वह वेदांत से नफरत करती है। उसके मन में बस उस जलते हुए हाथ को ठीक करने की तड़प थी। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से मेरे साथ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।